हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2026 के लिए दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। और मेरे भाई, इस दूसरे प्रैक्टिस सेट के अंदर हमने रीजनिंग के बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है। और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए आप सभी अभ्यर्थी एक बार इस दूसरे प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट जरूर देख लेना। और इस प्रैक्टिस सेट के एंड में आप सभी को बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस दूसरे प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई, इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 23 से यहाँ पर 125 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 23 से यहाँ पर 125 बना है, उसी प्रकार से फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि 31 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ध्यान से समझिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 23 से यहाँ पर 125 कैसे बना है। तो 23 से यहाँ पर 125 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले 23 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर देखिए 23 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो 2 और 3 मिलकर बन जाएगा 5। और 5 से 125 बनाने के लिए इस 5 का किया गया है क्यूब। 5 का क्यूब करेंगे तो 5 का क्यूब होता है 125। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 125 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 31 के अंदर, और इस 31 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, 31 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 31 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो 3 और 1 मिलकर बन जाएगा 4 और जिस प्रकार से 5 का क्यूब किया है उसी प्रकार से 4 का कर देंगे क्यूब। 4 का क्यूब कितना होता है, तो मेरे भाई याद रखना 4 का क्यूब होता है 64। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 64। अब हमें देखना है कि संख्या 64 किसी ऑप्शन में दी गई है। तो आंसर संख्या 64 में दी गई है ऑप्शन डी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई, इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपए। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपए की फीस के अंदर है। और मैं आप सभी को एक गारंटी के साथ में बोल रहा हूं, यदि आप सभी अभ्यर्थी एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 को क्रैक कर जाएंगे। और सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी अभ्यर्थी कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करके ले सकता है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या
आएगी। यानी कि ये दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए सीरीज में सबसे पहले दिया गया है 15, 15 के बाद में दिया गया है 26, 26 के बाद में दिया गया है 48, 48 के बाद में दिया गया है 81, 81 के बाद में दिया गया है 125 और 125 के बाद में पूछा गया है किस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए सीरीज को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 15 से कितना बन रहा है 26, 15 से 26 कैसे बनेगा। तो ध्यान से देखिए यदि हम 15 में क्या कर दें प्लस 11 कर दें तो 15 और 11 मिलकर बन जाएगा 26 से। फिर देखिए 26 से कितना बन रहा है 48 से। तो 26 से 48 कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए यदि हम 26 में क्या कर दें प्लस 22 कर दें तो 26 और 22 मिलकर बन जाएगा 48 से। फिर देखिए 48 से कितना बन रहा है 81, 48 से 81 कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए यदि हम 48 में क्या कर दें प्लस 33 कर दें तो 48 और 33 मिलकर बन जाएगा 81। फिर देखिए 81 से कितना बन रहा है 125 से, 81 से 125 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए यदि हम 81 के अंदर क्या कर दें प्लस 44 कर दें तो 81 और 44 मिलकर बन जाएगा 125। अब इसी प्रकार से आपसे पूछा गया है कि 125 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू में ज्ञात हो जाएगी कैसे। सबसे पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए सबसे पहले क्या हुआ प्लस 11, उसके बाद में क्या हुआ प्लस 22, उसके बाद में क्या हुआ प्लस 33, उसके बाद में क्या हुआ प्लस 44। ठीक है, अब इसी प्रकार से आगे भी क्या होगा प्लस होगा, लेकिन कितना प्लस होगा ध्यान से देखिए मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहाँ पर 11 से 22 बन जाएगा कैसे, यदि हम 11 में क्या कर दें प्लस 11 कर दें तो 11 और 11 मिलकर बन जाएगा 22। फिर देखिए 22 से 33 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 22 में क्या कर दें प्लस 11 कर दें तो 22 और 11 मिलकर बन जाएगा 33। फिर देखिए 33 से कितना बन रहा है 44, 33 से 44 कैसे बनेगा, तो 33 में भी यदि हम क्या कर दें प्लस 11 कर दें तो 33 और 11 मिलकर बन जाएगा 44। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे 44 से अगली संख्या निकालेंगे। तो 44 से अगली संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो सभी में प्लस 11 हुआ है तो 44 में भी क्या कर देंगे प्लस 11 कर देंगे। तो 44 और 11 मिलकर बन जाएगा 55। अब हमें क्या करना है मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी कैसे, यदि हम क्या करें मेरे भाई इस 125 के अंदर यदि हम इस 55 को क्या कर दें ऐड कर दें तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो ध्यान से देखिए 125 के अंदर हम क्या कर देंगे 55 को ऐड कर देंगे तो 125 और 55 मिलकर बन जाएगा 180। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 180। अब हमें देखना है कि संख्या 180 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो आंसर है संख्या 180 में दी गई है ऑप्शन डी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि यह दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि किसी निश्चित कोड भाषा में NORTH को HTRON लिखा जाता है तो ORTHN को किस प्रकार लिखा जाएगा। यानी कि यह तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि NORTH को यहाँ पर HTRON किस प्रकार
प्रकार से लिखा गया है, यानी कि जिस प्रकार से NORTH को यहाँ पर HTRON लिखा गया है, उसी प्रकार से फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि ORTHN को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। सबसे पहले मेरे भाई ध्यान से देखिए, यहां पर देखिए NORTH इस शब्द के अंदर जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं इन सभी को उल्टा करके यहां पर इसके सामने लिखा गया है जस्ट। ठीक है, कैसे, ध्यान से देखिए मेरे भाई, यहां पर देखिए लास्ट के अंदर H है, इसको लिखा गया है 1 नंबर पर है। उसके बाद में 4 नंबर पर T है तो इसको लिखा गया है 2 नंबर पर है। 3 नंबर पर R है तो R को लिखा गया है 3 नंबर पर है। O है 2 नंबर पर तो इसको लिखा गया है 4 नंबर पर है। और पहले नंबर पर N है तो इसको लिखा गया है 5 नंबर पर है। यानी कि इन अक्षरों को एकदम उल्टा करके लिखा गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहां पर पता करेंगे कि ORTHN को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, इनको भी हम क्या करेंगे, जो लास्ट का लेटर है इसको लिखेंगे हम पहले नंबर पर, यानी कि लास्ट में N है तो यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले N। फिर उसके बाद में क्या है H, तो H को लिखेंगे N के जस्ट आगे, तो यहां पर लिख दूंगा मैं H। फिर देखिए 3 नंबर पर है T, तो H के जस्ट आगे हम लिखेंगे T। फिर क्या है मेरे भाई O, यानी कि R है तो T के बाद में हम लिखेंगे R को। और पहले नंबर पर क्या है O है तो O को हम लिखेंगे सबके लास्ट में, यानी कि 5 नंबर पर लिखेंगे O को, यानी कि ORTHN इसको लिखा जाएगा NHTRO। अब हमें देखना है कि ये सभी अल्फाबेट लेटर में किसी ऑप्शन में दिए गए हैं, तो हाँ सर NHTRO ये सभी अल्फाबेट लेटर में दिए गए हैं ऑप्शन बी के अंदर है। तो उम्मीद करता हूं कि यह तीसरा प्रश्न आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, यानी कि तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं और आगे इससे भी शानदार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलो फिर आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि ये चौथा प्रश्न भी आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई जल्दी से एक काम कीजिए, इस क्लास को रोकिए और इस प्रश्न को अपने स्तर से सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो मैंने आपको काफ़ी बार बताया है कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 8 से यहाँ पर 69 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 8 से यहाँ पर 69 बना है उसी प्रकार से फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि 7 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 8 से यहाँ पर 69 कैसे बना है। तो मेरे भाई 8 से यहाँ पर 69 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले इस 8 का किया गया है स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप सभी को पता है कि 8 का स्क्वायर होता है 64। अब 64 से 69 कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखिए, यदि हम 64 के अंदर क्या कर दें +5 कर दें तो 64 और 5 मिलकर बन जाएगा 69। और ध्यान से देखिए 69 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 7 के अंदर और इस 7 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, इस 7 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो इस 7 का करेंगे स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 7 का स्क्वायर होता है 49। और जिस प्रकार से यहाँ पर +5 किया गया है उसी प्रकार से हमें 49 के अंदर भी क्या कर देंगे +5 कर देंगे। तो 49 और 5 मिलकर बन जाएगा 54। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 54। अब हमें देखना है कि संख्या 54 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो हाँ सर संख्या 54 में दी गई है ऑप्शन डी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि यह चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने,
दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि नीचे जो ये वाली आकृति दी गई है इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। आसानी से कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले दी गई आकृति के अंदर हम क्या करेंगे, सिंगल फलक वाले त्रिभुजों को काउंट करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमारे सामने जो आकृति दी गई है इसके अंदर सिंगल फलक वाले त्रिभुजों को ध्यान से देखिए। तो यहां पर देखिए सबसे पहले एक त्रिभुज है ये, दूसरा त्रिभुज है ये, तीसरा त्रिभुज है ये, चौथा त्रिभुज है ये, इसी प्रकार से देखिए पांचवा त्रिभुज है ये, छठा त्रिभुज है ये, सातवां त्रिभुज है ये, आठवां त्रिभुज है ये, 9 नंबर त्रिभुज है ये, 10 नंबर त्रिभुज है ये, 11 नंबर त्रिभुज है ये, 12 नंबर त्रिभुज है ये और 13 नंबर त्रिभुज है ये। यानी कि इस आकृति में सिंगल फलक वाले कितने त्रिभुज हैं, 13 त्रिभुज हैं। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, डबल फलक वाले त्रिभुजों को काउंट करेंगे। तो ध्यान से देखिए, दी गई आकृति के अंदर एक डबल फलक वाला त्रिभुज है, त्रिभुज नंबर 6 और 7 को यहां से यहां तक मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा ये। यानी कि 13 के अंदर हम क्या कर देंगे, प्लस एक और कर देंगे। तो यहां पर देखिए 13 और एक मिलकर बन जाएगा 14। यानी कि हमारे सामने जो ये वाली आकृति दी गई है इस दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या है 14। अब हमें देखना है कि 14 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर है 14 में दिया गया है, ऑप्शन है सी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है और इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो